पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की महिला डॉक्टर के रेप के बाद हत्या के मामले में बहुत बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को यह साफ साफ कह दिया है कि अगर रविवार तक केस नहीं सुलझा पाए तो वो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देंगी। এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারে, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেবো। তার কারণ হচ্ছে আমার এতে কোনো পাওয়ার লেনা দেনা কিছু নেই। আমি প্রথম দিন থেকেই বলছি, কিন্তু ওদের সাকসেস রেট খুব কম। कोलकाता में महिला डॉक्टर के पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने पुलिस को साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया। अब कोलकाता पुलिस के पास इस मामले को सुलझाने के लिए रविवार तक का वक्त है। ममता बनर्जी आज दोपहर उस महिला डॉक्टर के घर पहुंची जिसकी हत्या आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कर दी गई थी। ममता ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परिवार से मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। इस मामले के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी तुरंत बनाई जानी चाहिए। परिजनों से मिलने के बाद ममता ने कहा कि परिवार को अस्पताल के भीतर के ही किसी आदमी पर शक है। परिवार ने कहा है कि उनकी बेटी के दोस्तों से भी पूछताछ होनी चाहिए और दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। टीवी9 को एक वायरल चैट हाथ लगा है। चैट पे हत्या की रात के दो डॉक्टरों के बीच बातचीत दर्ज है। टीवी9 हालांकि इस वायरल चैट की पुष्टि नहीं करता। दावा किया जा रहा है कि वायरल हो रहे दो व्हाट्सएप चैट महिला डॉक्टर की हत्या से पहले और उसके बाद के हैं। दूसरा चैट हत्या के बाद का है जिसमें कहा जा रहा है कि साधु मेडिको राय शामिल है। इस पर दूसरा डॉक्टर लिखता है कि हाँ, लेकिन क्यों और क्यों मारा। इस पर पहला डॉक्टर कहता है क्योंकि हम राक्षसों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम टीचर के तौर पर फेल हो रहे हैं। हालांकि इस व्हाट्सएप चैट में बहुत खुलकर कुछ भी कहने से बचा गया है। वहीं इस मामले को लेकर एक और व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है। इसमें भी दो डॉक्टरों के बीच बातचीत है। ये बातचीत हत्या वाली रात 11:48 की है। दूसरा चैट आरजी कर डॉक्टरों के ग्रुप का है। इसमें कहा जा रहा है कि भाई कल ऐसी न्यूज मिलेगी कि तुम अपना चेहरा पब्लिक में नहीं दिखा पाओगे। इस पर दूसरा डॉक्टर कहता है कि जब तुम रात में सोओगे तो सोचो क्या होगा, तुम डर जाओगे। फिर कहा जाता है कि क्यों, क्या फिर कुछ हुआ क्या। कोलकाता पुलिस भी इन व्हाट्सएप चैट को अपनी जांच में शामिल करेगी और हो सकता है कि कुछ डॉक्टरों से पूछताछ हो। कोलकाता की महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या केस से जुड़ा अब एक ऑडियो भी वायरल है। इस वायरल ऑडियो में दो डॉक्टरों के बीच जो बातचीत हुई है उसमें दावा किया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी सिर्फ बलि का बकरा है। टीवी9 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। आरजी করে গোটা মুভমেন্টটা পুরোটাই মেকি, ঠিক আছে, ওটা প্রিন্সিপালই চালাচ্ছে এন্ড প্রিন্সিপালের যারা সাকরেত তারাই চালাচ্ছে, আমাদেরকে ইয়ে করছে। মুভমেন্টের যে কোনো আলাদা ফেস হবে, অথরিটি যে কোনো স্টেপ নিচ্ছে না বা এরকম আজে বাজে কমেন্ট পাস করছে, এটার এগেইনস্টে কিন্তু কিছু নেই, ঠিক আছে। এবং আমাদের উপর বাইরের লোকজন ডিপেন্ড করে এত কিছু করছে, অবভিয়াসলি ভালো লাগছে, বাট আমরা নিজেরাই সাস্টেনেবল নই। বিকজ আরজিকর হ্যাজ এ হিস্ট্রি অফ সাপ্রেসিং ইটস রাইটিয়াস মুভমেন্টস, তোমরাও জানো দাদা। এন্ড এখানে কালকে একটা ভিডিও এসেছিল যে একটা সিভিক ভলেন্টিয়ারকে অ্যারেস্ট করেছে, ওটা একটা স্কেপগোট ছিল, ওটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হুইসেল ব্লো করেছি। বাট অথরিটি চেয়েছিল যে হ্যাঁ ওটাতে আমরা ভুলে যাবো, কিন্তু ওরা তো জানে না যে অ্যাটলিস্ট সেইটুকু আইকিউ তো আছে যে মানুষ বুঝতে পারবে ওটা ওর পক্ষে করা সম্ভব কিনা। যে পোস্টমর্টম রিপোর্টে যেরকম ইনজুরিজ আছে দিদির, হ্যাঁ তাতে দাদা একজনের কাজ তো নয়, মিনিমাম 2 বা 3 জন। কারা হতে পারে কি সাসপেক্ট করছিস তোরা আরজি করার ছেলেটা? আমরা দাদা সাসপেক্ট করছি এটা ইন্টার্নের কাজ, ঠিক আছে। এবং যে ইন্টার্ন তার যথেষ্ট পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার ফ্যামিলি মেম্বারও যথেষ্ট উচ্চ পদস্থ। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सियासत तेज हो गई है। सरकार और विपक्ष में इस मुद्दे पर तकरार का सिलसिला जारी है। तो आज शेयर बाजार पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर नहीं दिखा। अरबपति गौतम अडानी की कंपनियों पर सवाल उठाकर अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च ने तहलका मचा दिया। हिंडनबर्ग ने बीते साल 24 जनवरी को लेकर अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसके बाद बाजार में तूफान आया था और एक बार फिर हिंडनबर्ग ने मार्केट रेगुलेटर को निशाना बनाया है। इस बार भी उसकी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप का नाम शामिल है।
ऐसे में आज बाजार में तूफान आने की आशंका थी, मगर आज शेयर बाजार पर हिंडनबर्ग विवाद का असर नहीं हुआ। आज शेयर बाजार की चाल सामान्य ही रही। अडानी ग्रुप के शेयरों में भी बड़ी गिरावट नहीं हुई। वहीं हिंडनबर्ग ने अब सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि सेबी चेयरमैन और उनके पति धवल बुच की गौतम अडानी के 2 ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी, जिसके बाद देश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीधे सीधे अंपायर के मिले होने का आरोप लगा दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट से खुद संज्ञान लेने की भी मांग की है। तो पूरा इंडिया गठबंधन भी जेपीसी जांच की मांग करने लगा है, लेकिन सेबी चेयरपर्सन और अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बीजेपी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर देश की गुमराह करने और कांग्रेस पर साजिश करने का आरोप लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमलावर रुख इख्तियार कर लिया है। हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट वो चिट मिल गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैंने बताया कि 24 में 23 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। अब हिंडनबर्ग को जुलाई में नोटिस की गई है, तो फिर ये काउंटर प्रोडक्ट हुआ। अब ये चिट पड़ गई, जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ, मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ। ये सेबी के अध्यक्ष खुद अडानी के फंड में पैसा लगाए हुए और उसी से जो ऑफशोर कंपनीज बना के घोटाला हुआ है जांच कराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी पूरा देश अपने दोस्त के नाम नीलाम करना चाहते हैं। पोर्ट अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, रेल अडानी का, सेल अडानी का, कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, और उसकी कोई जांच नहीं हो सकती। आज एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी सामने आई, जहां यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई। कैदियों की सजा में छूट मामले में ये फटकार लगाई गई। तय समय सीमा का पालन करने में सरकार फेल रही, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपकी माफी नामंजूर है, जानबूझकर आदेश का पालन नहीं किया गया। यूपी सरकार ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सक्षम अधिकारी छुट्टी पर थे। सजा माफी की अर्जी पर फैसले में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कैदियों की जमानत का मामला काफी समय से लंबित पड़ा है। यूपी सरकार का ऐसा बर्ताव कैदियों के अधिकारों के खिलाफ है। यूपी सरकार दोषियों के मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगी, मगर कोर्ट ने कहा कि हम आपकी माफी की मांग को नामंजूर करते हैं। आपकी ओर से जानबूझकर आदेश का पालन नहीं किया गया। इस पर यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि सक्षम अधिकारी छुट्टी पर थे, इस वजह से देरी हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वकील राकेश कुमार उन जिम्मेदार लोगों के नाम पेश करें जिन्होंने फाइल मंजूर करने से इनकार कर दिया। अवमानना पर किसी भी फैसले से पहले कोर्ट निर्देश देता है कि 14 अगस्त तक मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों के साथ हलफनामा पेश किया जाए। हालांकि 20 अगस्त को मामले को लिस्ट कर दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में यूपी सरकार को आदेश दिया था कि कई उम्र कैद के मामले में पूर्व रिहाई के आवेदनों पर 3 महीने के अंदर अंतिम फैसला लिया जाए। खबर यूपी से ही है। कन्नौज रेप केस मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोप है। नवाब सिंह पर पीड़ित ने पुलिस को फोन कर दी थी जानकारी। यूपी के कन्नौज जिले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नवाब सिंह पर नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप है। दावा किया जा रहा है कि नवाब सिंह समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि नवाब सिंह को पार्टी ने पहले ही बाहर कर दिया था। आरोप है कि नवाब सिंह ने इस अपराध को अंजाम देने के लिए एक नाबालिग बच्ची को काम का झांसा देकर बुलाया था। नवाब सिंह ने नाबालिग को उसकी बुआ के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया था और फिर नाबालिग के साथ नवाब सिंह ने रेप की कोशिश की, लेकिन पीड़ित ने समय पर समझदारी दिखाकर खुद को बचा लिया। बच्ची ने तुरंत यूपी पुलिस के नंबर 112 पर कॉल कर पुलिस को नेता के इस अपराध की जानकारी दी। इस दौरान पुलिस ने पीड़ित से पूछताछ की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। कहाँ पे थी, किस कमरे में? चल के दिखाओ, कोई है वहाँ पे अभी? यहाँ किस टाइम आई आप? और प्रवासी मजदूरों को लेकर पंजाब के मोहाली से हैरान करने वाली खबर सामने आई। यूपी और बिहार के कामगारों पर कई तरह की पाबंदियां यहां लगाई गई। पूरे प्रवासी मजदूर
ये ऐलान है यूपी बिहार के लोगों के लिए जो पंजाब के मोहाली स्थित जनपुर गांव में रहते हैं। इतना ही नहीं, गांव वालों ने प्रवासियों के नियम कायदों की एक लंबी फहरिस्त बनाई है। इसका सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी। नियम के मुताबिक रात 9 बजे के बाद यूपी बिहार के प्रवासी बाहर ना निकले। किसी प्रवासी ने गांव का नुकसान किया तो जिम्मेदारी मालिक की होगी। सभी प्रवासियों की वेरिफिकेशन जरूरी होगी। गांव में प्रवासी पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का सेवन ना करें। किसी बाहरी ने जमीन खरीदी तो कमरे नहीं बना सकते। एक कमरे में 2 से ज्यादा लोग नहीं रहने चाहिए। गांव में जगह जगह प्रवासियों पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाया गया है, यानी जिन्हें भी यहाँ रहना है इन नियमों का पालन करना होगा। भी कहता 9 बजे से पहला पिंड च आओ जी, 9 बजे के बाद नहीं आना जी है। रात का टाइम समा आई जाता। बाकी ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪਰ ਦਏ ਮਕਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀ। ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਦੇ ਪਲੱਸ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਨਾ, ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। और पटना में आज विरोध प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। शिक्षक अभ्यर्थी बने कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को लेकर बीपीएससी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीरें पटना के बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के बाहर की हैं। जैसे ही प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस की ओर बढ़े, पुलिस ने उन पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। पुलिस के लाठी चलाते ही प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों में अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी मौके से भागने लगे। इस चक्कर में कुछ शिक्षक अभ्यर्थी गिर गए। पुलिस लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। राजधानी में शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन की वजह से काफी देर तक ट्रैफिक व्यवस्था भी फेल होती दिखी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने पहले प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से पीछे हटने की अपील की, लेकिन जब वे नहीं माने तो मजबूरन पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पटना में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक भर्ती के तीसरे फेज के ये अभ्यर्थी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। इसके पहले मल्टीपल रिजल्ट जारी किया गया था, जिसकी वजह से कई सीटें खाली रह गई थी। इसी को लेकर ये लोग बीपीएससी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ खुली चिट्ठी लेखक, वैज्ञानिक और प्रतिष्ठित नागरिकों ने ये चिट्ठी लिखी है। हिंदू नरसंहार के खिलाफ कार्रवाई की मांग इस दौरान की गई है। संसद में हिंसा के खिलाफ प्रस्ताव की मांग भी की गई। तो बांग्लादेश हिंदुओं के नरसंहार को लेकर ये ओपन लेटर लिखा गया है, जिसमें 54 हस्तियों का ये ओपन लेटर है। बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार पर चिंता व्यक्त की गई है, हिंसा रोकने की मांग की गई है। मेहरपुर के इस्कॉन टेम्पल समेत कई मंदिरों पर हिंसा का जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। हिंदुओं की लिंचिंग पर, दंगाइयों के जश्न मनाने पर भी सवाल पूछा गया है। बांग्लादेश बनने से पहले 25 लाख हिंदुओं की हत्या की गई, ऐसा लिखा गया है। बांग्लादेश बनने के बाद भी लगातार हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, इसका जिक्र किया गया। और रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से अब तक हिंदुओं पर 3600 हमले हो चुके हैं। मौजूदा हालात में स्थिति और खराब है, अल्पसंख्यकों पर हमले और ज्यादा बढ़े हैं। ये घटनाएं पिछले दशकों में हिंदुओं के पलायन की याद दिलाती हैं। हिंसा की इन घटनाओं पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, मांग की गई। इधर बांग्लादेश में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंदू संगठन के हजारों लोग उस जगह पर जमा हुए जहां पिछले दिनों अवामी लीग और आर्मी के बीच संघर्ष हुआ था। ये बांग्लादेश के गोपालगंज की तस्वीरें हैं। जहां तक देखिए प्रदर्शनकारियों का हुजूम दिख रहा है। नहर के किनारे बनी सड़कों पर हिंदू संगठन के लोग उतर आए। गोपालगंज वही जगह है जहां पिछले दिनों अवामी लीग और आर्मी के बीच संघर्ष भी हुआ था। प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीर बता रही है कि हिंदू अब आर पार के मूड में हैं। हिंदुओं को जगाने की आवाज बांग्लादेश के खुलना से उठी, जहां हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपने शरीर पर नारे लिखवा रखे थे। इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि कोई भी समुदाय, चाहे वो बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक हो या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म पंथ मान्यता मानने वाला अल्पसंख्यक, हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। भारत सरकार मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके हिंसा की गई है। इस मामले को संयुक्त राष्ट्र ने भी संज्ञान में लिया है और अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम बांग्लादेशी सरकार को जवाब तलब के लिए बुलाया है। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बांग्लादेश के मेहरपुर से TV9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखने जा रहे हैं, जहां हिंदुओं को बनाया गया निशाना। वहां से रिपोर्ट, दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों को लगाई थी यहां पर आग।
सरकारी वकील के घर को आग के हवाले किया गया था। चश्मदीदों ने TV9 भारतवर्ष को बताया पूरा सच। 500 लोगों ने सरकारी वकील के घर को किया था आग के हवाले। यहाँ पर जो ये किताबें हैं, ये साफ तौर पर दिख रही है कि जो कानून की किताबें हैं उसे किस तरह से जलाई गई है, और इस किताबों को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि ये सब कानून से रिलेटेड किताबें हैं, और जो दूसरी और तमाम तरह की किताबें हैं उसको किस तरह से यहाँ पर जलाया गया है। और ये उनका एक ऑफिस नुमा घर भी हो सकता है। बताया गया मुझे कि अभी वो अपने बेटी के यहाँ जापान में थे जब भीड़ ने आकर उनके घर में यहाँ पर इस तरह का हाल किया। राइट। हाँ, यहाँ से महज 50 किलोमीटर दूर में मुजीबनगर में बांग्लादेश की पहली सरकार का गठन हुआ था, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन रहा था। इसीलिए इस जगह की, इस इलाके की खास पहचान है। और यहाँ पर जो ये वाक़या हुआ है, तो दादा देख भी लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या हुआ है यहाँ पर। तो अब आप देखिए, मैं आपको एक कमरा दूसरा कमरा से दिखाते हुए, और क्या हालत किचन की हुई है, क्या हालत बालकनी और दूसरी चीज़ों की हुई है, वो सब आपको कैमरे पर दिखाई दे रहा है। इस तरह के नुकसान और क्षति को दिखाते हुए हमारा मकसद सिर्फ ये बताने की कोशिश है कि किस तरीके से टारगेट किया गया था। TV9 संवाददाता ने सरकारी वकील अचल भट्टाचार्य से बात की। अचल भट्टाचार्य के घर में दंगाइयों ने आग लगाई थी। अचल भट्टाचार्य ने कहा कि 250 साल से मेहरपुर में रह रहे हैं हमले के बाद, लेकिन अब डर लग रहा है। आप लोग जमींदार परिवार से? जमींदार, हाँ, 5 जनरेशन हमरा एडवोकेट। हाँ, मेरा ग्रैंडफा, नेक्स्ट ग्रैंडफा, सब एवरी एडवोकेट। तो एक बात बताइए, 250 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपका परिवार रह रहा है कई 5 जनरेशन से, अब ये घटना घटने के बाद आपको डर लग रहा है? खूब डर लगा। पाकिस्तान अमल का, बांग्लादेश के, देयर इज बारी, मेरा बारी है, लूट हुआ बट नहीं आगुन दिया। 224 5 अगस्त बाड़ी 2 बाड़ी आगुन दिया फास्ट। पाकिस्तान में लूट हुआ बट नहीं आगुन दिया था। 2024 अगस्त 5 अगस्त आगुन दिया था। मेरा खूब डर लगा था। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार सखावत हुसैन ने उपद्रवियों को अल्टीमेटम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हफ्ते भर में हिंसा के दौरान जिसने भी थानों से हथियार लूटे हैं वो उसे जल्द जमा कर दें। 5 अगस्त को बांग्लादेश हिंसा की आग में जल उठा था। कट्टरपंथियों ने छात्र आंदोलन की आड़ में कानून व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। हिंदू घरों को लूटने और आग लगाने के साथ ही 50 से ज्यादा थानों को भी लूट लिया था। साथ ही थानों में रखे हथियार अपने साथ ले गए, जो अब तक नहीं लौटाए गए हैं। इस बीच गृह मामलों के सलाहकार रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल सखावत हुसैन ने आंदोलन के दौरान हुई मौतों की निंदा करते हुए कहा कि मूवमेंट की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता मांगी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लूटे हुए हथियार अगले सोमवार तक पुलिस को लौटा दिए जाएं। उन्होंने चेतावनी भी दी कि 19 अगस्त के बाद ऐसे हथियार रखने वालों के खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे। हिंदू नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत के बाद सखावत ने मीडिया से कहा कि शेख हसीना अपनी मर्जी से देश छोड़कर गई हैं। किसी ने इसके लिए उन्हें फोर्स नहीं किया। उनका वापस बांग्लादेश लौटने का प्लान है, लेकिन यहाँ से गई क्यों थी? वो खुद गई थी। ये उनका देश है, स्वागत है, लेकिन कृपया अशांति पैदा करने से बचें। बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम को लेकर गुस्से में साधु संत हैं। कथावाचक देवकी नंदन ने कनाडा से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा की कड़ी निंदा की है और कहा है कि हम हर हिंदू के साथ हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है हम उसका विरोध करते हैं। हिंदुओं को, सनातनियों को मारकर जैसा जघन्य अपराध किया गया है, हम उसके विरोध में और सनातनियों के साथ में खड़े होने के लिए हम ये विरोध दर्ज कराते हैं और पूरे विश्व को कहते हैं कि मानवता को बचाने के लिए, सनातनी परंपरा को जिंदा रखने के लिए हम सबको बोलना पड़ेगा और सनातनियों की रक्षा हम सबको करनी होगी, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो वो सनातनी। उन सब की बहुत जरूरत हम सब के लिए है, क्योंकि सनातन हमेशा जीने का राह दिखाता है। और सवाई माधोपुर में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यहां तेज बारिश आफत बनकर बरस रही है।
बाढ़ बारिश की ये तस्वीरें काफी डराने वाली हैं। सिरवाल झील में उफान नजर आ रहा है। कई नदी नालों में जल सैलाब है, जिससे पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। कई इलाकों का आपसी संपर्क टूट गया है। सड़कों पर जल भराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय का लटिया नाला भी उफान पर है, जिसकी वजह से त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग और अमरेश्वर महादेव मार्ग से आवागमन बंद कर दिया गया है। दरअसल सवाई माधोपुर में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ तेज बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिससे कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। जनजीवन प्रभावित होने के साथ ही यहाँ पर तेज बहाव के चलते हादसे भी सामने आ रहे हैं। रविवार को लटिया नाले में एक युवक बह गया। लगातार हो रही बारिश के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए सवाई माधोपुर जिले में रेड अलर्ट घोषित किया है। जयपुर में कल से लगातार हो रही तेज बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। जयपुर में हर तरफ जल सैलाब नजर आ रहा है। तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट की हैं, जहां हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। एयरपोर्ट दरिया में तब्दील हो चुका है। पानी के बीच यात्री परेशान हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर में 118.5 mm बारिश दर्ज हुई है, जो इस सीजन की दूसरी सबसे ज्यादा बरसात है। भारी बारिश के कारण शहर की सड़कों पर पानी भर गया है। अंडरपास में ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होने से पानी की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से सड़क पर जलभराव देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर तो कई फीट तक पानी नजर आ रहा है। तेज बरसात के कारण कई इलाकों में सड़कें लबालब पानी से भर गई हैं। 1 फीट तक पानी भर गया है। परकोटा में सुभाष चौक से टकसाल जाने वाली रोड पर सड़क की दोनों लेन डूब चुकी हैं। ये तस्वीरें जोधपुर की हैं। जोधपुर में भी लगातार तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से सड़क का हाल कुछ इस तरह नजर आया। मौसम विभाग के मुताबिक अजमेर, जोधपुर और बीकानेर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है और इस दौरान जोधपुर और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं बेहद भारी बारिश भी हो सकती है। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई को मिला 15 दिन का और समय। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अतिरिक्त समय मिला है। स्पेशल जज ने मंजूरी हासिल करने के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है।